हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 11th फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी क्लास 12th की फर्स्ट वीडियो है। अब आपको डेली एक वीडियो मिला करेगी क्लास 11th या क्लास 12th की, ऑल्टरनेटिवली डेज पर आपको मिलेगी। जैसे सपोज कीजिए आज अगर क्लास 12th की वीडियो आपको मिली है तो कल आपको क्लास 11th की वीडियो मिलेगी, उसके बाद फिर क्लास 12th की। इस तरीके से हम पूरा फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ और पूरा सोल्व करेंगे। अभी हमने ऑल्टरनेटिव डेज पर शेड्यूल बनाया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आगे हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग नीड होगी, हम हो सकता है डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं, या ये भी हो सकता है कि डेज में 2 वीडियोज आपको प्रोवाइड हो एक ही क्लास की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने बस इतना है कि आप चैनल के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाइए, सो दैट कि कुछ भी आपका मिस ना हो, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर क्लास 12th के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं वो देखते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अगर मैं फिजिक्स के एक ब्रांच के बारे में डिस्कस करूं तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी ब्रांच का एक पार्ट हमारे चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इसी का दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट है। तो चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर के बनाए, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रो वर्ड निकला है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रो वर्ड निकला है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है चार्ज। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि यहाँ पर इलेक्ट्रो वर्ड का जो मीनिंग है वो है चार्ज के साथ। इलेक्ट्रो वर्ड का जो मीनिंग है वो किसका है? वो क्या है? चार्ज है। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। स्टेशनरी माने रुका हुआ, या कह सकते हैं एट रेस्ट। तो जब कोई चार्ज रेस्ट में रखा होगा, उस चार्ज की जो स्टडी की जाएगी वो स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब चार्ज को हम एक जगह प्लेस कर देंगे, स्टेबल रखेंगे, स्टैटिक्स रखेंगे, तो उस चार्ज की जो स्टडी होगी उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। एक्चुअल में होगा क्या? जब चार्ज रखा रहेगा तो चार्ज अपने अंदर से एक फील्ड क्रिएट करता है। उसी फील्ड के बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम नाम देंगे लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो वो तो बहुत आगे की बात हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले समझना यह है कि चार्ज क्या होता है। चलिए तो समझते हैं। आपकी क्लास में 1 मिनट का ब्रेक लेकर के मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि YouTube चैनल पर हमने अपना बैच स्टार्ट किया हुआ है 11th एंड 12th के लिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, टेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि 11th कवर हो जाए, जेई भी कवर हो जाए, नीट भी, थोड़ा थोड़ा सभी का पार्ट हम ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है, चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, 12th की, जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने इन सभी बैच कोर्सेज के लिए अपना बैच स्टार्ट किया हुआ है। बैच की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11th एंड 12th के लिए हमने 5th में से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जेई एंड नीट ड्रॉपर के लिए हम 15 मई 2026 से अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच में ज्वाइन होने के लिए पूरी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी गई हैं, आप एक बार देख सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं। इसके साथ साथ अगर आप या आपके नॉन में कोई स्टूडेंट जो 6 से लेकर 10th तक है और वो बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। हम वहां भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवा देंगे। दोनों ही चैनल्स पर बहुत रीजनेबल प्राइस पर पेड बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप जल्दी कीजिए, क्योंकि लिमिटेड कुछ ही सीट्स के लिए हमने एक वैलिड ऑफर रखा है।
अगर उन लिमिटेड शीट से एक्सीड कर जाते हैं स्टूडेंट्स तो आप वो ऑफर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप ऑफर देना चाहते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से हमें कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर विजिबल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है देखते हैं। आप सभी बच्चों ने वो पेन स्केल और पेपर वाला एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, स्केल से पेपर को अट्रैक्ट करने वाला। अगर नहीं किया है तो मैंने शॉर्ट वीडियोज में करके दिखाया है, आप वहां रेफर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, हमने प्लास्टिक की स्केल के साथ भी करके देखा है और मेटल की स्केल के साथ भी करके देखा है। वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो आपने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि स्केल को रब किया हेयर के साथ, पेपर को अट्रैक्ट करेगा स्केल, वो पूरा एक्सपेरिमेंट। उसमें एक्चुअली में होता क्या है? तो उसमें होता यह है कि जब हम स्केल को अपने हेयर के साथ रब करते हैं तो स्केल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हेयर में चले जाते हैं, या मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। हो सकता है स्केल से हेयर में चले जाए या हेयर से स्केल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाए। मतलब अल्टीमेटली होना क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? तो -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब सपोज कीजिए कि ये स्केल है, मैंने ऐसे करके रब किया इसको। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया हो। जब एक इलेक्ट्रॉन इस स्केल में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या लेकर के आएगा अपने साथ? नेगेटिव चार्ज। तो स्केल के पास कैसा होगा? स्केल हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। स्केल कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब स्केल के पास पहले चार्ज नहीं था, रब करने से पहले चार्ज नहीं था, लेकिन रब करने के बाद क्या हुआ? चार्ज आ गया। जैसे हम उस चार्ज स्केल को पेपर के पास लेकर के जाएंगे, पेपर को अट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो हम चार्ज को क्या कह सकते हैं कि चार्ज किसी भी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। समझ गए? यानी तो ऐसी कोई एडिशनल प्रॉपर्टी जो मेटल में आ जाए और तो मेटल दूसरी बॉडीज को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो अगर चार्ज की डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज की डेफिनेशन को आप क्या कह सकते हैं कि चार्ज इज द property associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ एसोसिएट होती है। अच्छा, एक चीज और, चार्ज कभी भी मैटर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज वहीं हो सकता है जहां मैटर होगा, माने मास होगा। ठीक है, अच्छा, क्या मास में चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? तो बिल्कुल, मास जो है, मास ऐसा ये हो सकता है, मार्कर है मेरे हाथ में, हो सकता है इसके पास चार्ज हो सकता है ना हो लेकिन इसके पास मास है। लेकिन अगर मैं किसी बॉडी को बोलूं कि इस बॉडी के पास चार्ज है तो वो 100% श्योरिटी की बात है कि अगर चार्ज है तो मास भी होगा। ठीक है, तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी मैटर या मास के साथ एसोसिएटेड होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो मैटर या मास इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, चलिए, अब चार्ज कितने तरीके का होता है? तो चार्ज दो तरीके का हो सकता है। चार्ज दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया था कि चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? तो फ्रैंकलिन ने। ठीक है, फ्रैंकलिन थे जिन्होंने बताया कि चार्ज दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, चार्ज को मेजर भी किया जा सकता है। तो चार्ज एक क्वांटिटी है, जब मेजर किया जा सकता है तो उसकी खुद की एक यूनिट भी होनी चाहिए। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, कैपिटल सी। अगर डायमेंशन की बात करें, चार्ज के डायमेंशन की बात करें तो चार्ज की डायमेंशन होती है A/T। कुछ बुक में A/T दिया जाता है, कुछ बुक में I/T दिया जाता है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? तो Q = IT वाला। 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, I = Q/T। तो Q = क्या मिल जाता है? IT।
अब कुछ बुक में आई यानी कि करंट की डायमेंशन को आई देते हैं, कुछ बुक में ए देते हैं। एचसी वर्मा सर ने आई यूज किया है, बाकी कुछ बुक्स में ए यूज किया गया है। तो आपको जो भी बताया जाए, जो भी आपको ऑप्शन में मिले, आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही वैलिड है। अच्छा, ऐसा यूनिट हो गई। और सिंबल क्या होता है चार्ज का? तो चार्ज का सिंबल होता है क्यू। स्मॉल क्यू भी हो सकता है या कैपिटल क्यू भी हो सकता है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू होता है। और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? एटी या आईटी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम चार्ज के सीजीएस यूनिट की बात करें, कौन सी यूनिट? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट, ईएसयू ऑफ चार्ज। चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट भी क्या होती है? स्टेट कूलम्ब होती है। ठीक है, स्टेट कूलम्ब भी कह सकते हैं या फ्रैंकलिन भी कहा जा सकता है। और फ्रैंकलिन, चार्ज की सीजीएस यूनिट को स्टेट कूलम्ब या फ्रैंकलिन या ईएसयू को भी स्टेट कूलम्ब या फ्रैंकलिन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ होगा। अब मैंने यहाँ पर 3 बॉडीज कंसीडर की हैं। ये हो सकता है इस बॉडी के पास कोई भी चार्ज ना हो सकता है ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो। अगर इस बॉडी के पास कोई भी चार्ज नहीं है तो इसमें से ना तो इलेक्ट्रॉन्स लिए गए हैं और ना ही इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। याद रखिएगा, जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना, तो एग्जिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं तो मास डिक्रीज कर जाएगा। बहुत बड़े अमाउंट में तो डिक्रीज नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा मास डिक्रीज कर जाएगा। बहुत बड़े अमाउंट में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन का खुद का बहुत कम मास है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाले भी नहीं हमने, है ना, एग्जिट भी नहीं कर पाए, तो मास तो डिक्रीज होगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में डिक्रीज होगा। लेकिन अगर वहीं कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर करवाए हैं हमने और इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाया है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए हैं, तो इसका मतलब मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए होंगे और उसका जो मास होगा वो इंक्रीज करेगा। अगर कोई भी बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, उसका मास डिक्रीज करेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो सब हमने डिस्कस की थी। लेकिन यहाँ पर हम कन्वर्ट करना, मैं आपको ये बताना भूल गया कि अगर स्टेट कूलम्ब में दिया है तो आप कूलम्ब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या कूलम्ब में दिया है तो स्टेट कूलम्ब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। तो 1 कूलम्ब इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। ठीक है, 1 कूलम्ब इक्वल टू क्या होता है? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब। और एक और यूनिट होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU ऑफ चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है AB कूलम्ब। क्या होती है? AB कूलम्ब। ठीक है, तो 1 कूलम्ब इक्वल टू होता है 1/10 ऑफ AB कूलम्ब। तो अगर कन्वर्ट करने को आ जाए AB कूलम्ब में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पूछ ले कि चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है, तो AB कूलम्ब होती है। और 1 कूलम्ब इक्वल टू होता है 1/10 ऑफ AB कूलम्ब। ठीक है, तो ये दो रिलेशन यूज करके आप स्टेट कूलम्ब या AB कूलम्ब में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात या नहीं? ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि मान लीजिए
ये पॉजिटिव बॉडी है, ये भी पॉजिटिव बॉडी है, ये पॉजिटिव बॉडी है, ये नेगेटिव बॉडी है, ये पॉजिटिव बॉडी है और ये अनचार्ज्ड है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में आपस में रिपल्शन होगा हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव और अनचार्ज्ड में कैसा होगा, या कह सकते हैं नेगेटिव और अनचार्ज्ड में कैसा होगा। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। बच्चे अक्सर समझते हैं कि अट्रैक्शन या रिपल्शन उन्हीं बॉडीज में हो सकता है जो कि चार्ज्ड होंगी। तो अगर सेम चार्ज है तब तो रिपल्शन होगा, ये भी आपको पता होगा, और अपोजिट चार्ज है तब अट्रैक्शन होगा, ये भी आपको पता होगा। लेकिन क्या होगा अगर एक बॉडी चार्ज्ड और दूसरी बॉडी अनचार्ज्ड होगी? तो ऐसी कंडीशन में एक बॉडी चार्ज्ड और दूसरी बॉडी अगर अनचार्ज्ड है तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होता है, चाहे एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो। अगर उसके साथ दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी है तो वो हमेशा अट्रैक्ट होगी। कि ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो इस बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो अनचार्ज्ड बॉडी है, बेशक इसके पास चार्ज नहीं है लेकिन इसके पास मास है, और मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर एक चार्ज्ड बॉडी और एक अनचार्ज्ड बॉडी है तो वहां पर हमेशा अट्रैक्शन होगा, याद रखिएगा। इसके ऊपर सीबीएसई ने भी क्वेश्चन पूछा है और जेई ने भी क्वेश्चन पूछा है। अभी आने वाले टाइम में, आने वाली आगे की वीडियोज में मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, वहां आपको पता लगेगा कि अनचार्ज बॉडी के पास अट्रैक्शन होता है। सीबीएसई ने भी पूछा है और जेई ने भी पूछा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम देख रहे हैं, बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज होने वाली है चैप्टर के अंदर वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने कई सुना होगा हमेशा कि पॉइंट चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चन में मिल जाता है कि आ पॉइंट चार्ज, तो एक्चुअली में पॉइंट चार्ज होता क्या है वो समझते हैं। देखिए पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा चार्ज बॉडी या एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका साइज बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉलर साइज हो विद रेस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। जैसे मैं कहने लगूं कि एक ये स्फीयर है, ठीक है, या कोई भी बॉडी है, मान लो इसका खुद का साइज है 2 mm का, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है 5 मीटर पर। तो 5 मीटर के रेस्पेक्ट में 2 mm बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसी चार्ज्ड बॉडी जिसका साइज बहुत छोटा होता है उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और आपको जितने भी फॉर्मूलाज बताए जाएंगे, चाहे वो कूलम्ब्स लॉ हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, अगर कोई जनरल फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है तो वो पॉइंट चार्ज के केस में ही एप्लीकेबल हो सकता है। बाकी अगर पर्टिकुलर कोई किसी तरीके की बॉडी है, मान लीजिए चार्ज्ड रिंग है, तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला डिराइव हमें करना होगा। ठीक है, मान लीजिए वायर है, इस पर चार्ज फैला हुआ है, मतलब जो बड़े साइज के ऑब्जेक्ट होंगे, पॉइंट साइज को छोड़ दें तो जो लार्जर साइज के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए स्पेसिफिकली दूसरे फॉर्मूलाज हमें डिराइव करने होंगे। जो जगह, तो मुझे लगता है पॉइंट चार्ज आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि एनसीईआरटी में कई एक दो क्वेश्चंस स्फीयर के पर बेस्ड दिए गए हैं। कहा जाएगा कि एक स्फीयर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरीके से। अब ये स्फीयर क्या है कि लार्जर साइज हो जाता है। अगर हम इन जनरल बात करें तो इसको पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, लेकिन जब हम स्फीयर के डेरिवेशंस करते हैं तो हमें पता लगता है कि स्फीयर का जो भी फॉर्मूलाज आए हैं वो सब वही फॉर्मूलाज हैं जो कि पॉइंट चार्ज के लिए होते हैं। तो हम स्फीयर को भी पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब स्फीयर के न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत होगी। तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेनी है, बस ये याद रखिएगा।
ठीक है। बाकी जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तो आपको याद दिला दूंगा कि, है ना, लेकिन ये याद रखेंगे कि स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया है चार्जेस के बारे में। ठीक है, पॉइंट चार्ज, चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल यूनिट क्या होती है चार्ज की, कैसे उनको कन्वर्ट किया जा सकता है आपस में, ठीक है, कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्शन होगा, और मेन बात ये याद रखिएगा कि अनचार्ज और चार्ज बॉडी में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बाकी आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग को, कि किसी भी बॉडी को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। एक अनचार्ज बॉडी होगी, जैसे अभी ये मान लो मार्कर है, मार्कर को मैं हेयर के साथ रब करने लगूं तो इसके पास चार्ज आ जाएगा, जैसे कि स्केल के पास आ जाता है। तो वैसे ही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ चार्जिंग और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, और उसके बाद थर्ड वीडियो जो आएगी वहां हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीटली चलता रहेगा, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। अच्छा, सिलेबस को हम बिल्कुल जेई या नीट के अकॉर्डिंग ही लेकर के चलेंगे, कि ताकि वहां भी कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आपको जेई एंड नीट के लेवल के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस वहां चाहिए होती है उतनी यहाँ नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशन है। अगर आप प्रॉपर नीट या जेई या क्लास 12th के प्रॉपर विद क्वेश्चन, विद टेस्ट पेपर, विद नोट्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो पेड बैचेस स्टार्ट हो गए हैं हमारे चैनल पर, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए।